ठीक है, तो हम लोगों का चल रहा था कि भाई हम लोग एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि भाई आप इन्वेंट्री ऑडिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा भाई इसके की असर्शंस क्या क्या थे। पहली बात तो ठीक है, ISA 510 क्या कह रहा है। उसके बाद फिर आ गए थे हमारे प्रोसीजर्स। फिर हमने पढ़ लिया दो तरीके के सिस्टम्स इन्वेंट्री के। एक आप सॉरी, एक तरीके का सिस्टम जो कि कंटिन्यूस हमारा सिस्टम था। ठीक है, परपेचुअल। अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। इस सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं एज अ ऑडिटर, और डिसएडवांटेज क्या है एज अ ऑडिटर। ठीक है भाई, आ गया समझ में। ये सारे कल टॉपिक्स हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड पढ़ लिए थे। ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग आ जाते हैं इसके, मूविंग ऑन टू कि भाई हुआ क्या। ये पता लगा कि आपका क्लाइंट जो गोडाउन उसका मेंटेन करता है, जो वेयर हाउस उसका मेंटेन करता है, तो कई बार क्या होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है। ठीक है, वेयर हाउस बड़े हो सकते हैं ना, और आपका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा उस वेयर हाउस का। सो एट सर्टेन टाइम्स आप क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस में कुछ सर्टेन स्पेस जो है वो स्पेस आपने रेंट कर दिया। ठीक है, तो आपका वेयर हाउस तो बहुत बड़ा है, यहाँ क्लाइंट की इन्वेंट्री है, और बची हुई जो इन्वेंट्री है वो क्लाइंट की नहीं है, वो रेंटेड है, वो किसी और को दे रखी है। यस और नो। यस। अब ऑडिटर गया यहाँ पे, ऑडिटर यहाँ पे गया देखने के लिए। तो ऑडिटर ने देखा कि अच्छा यार, यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो क्लाइंट की इन्वेंट्री के साथ साथ किसी थर्ड पार्टी की जो है वो इन्वेंट्री भी स्टोर करी गई है। तो ऑडिटर के दिमाग में क्या आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती से क्लाइंट ने अपनी, क्योंकि क्लाइंट मतलब मालिक खुद थोड़ा ना बैठा है वहां, तो सब एम्प्लॉयज है। तो क्या गलती से वेयर हाउस के एम्प्लॉयज ने ये जो थर्ड पार्टी इन्वेंट्री है इसको भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड तो नहीं कर दिया। ये उसके मन में डाउट आ गया। रीजनेबल डाउट है, आना चाहिए था। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप भी एज ऑडिटर जाओगे तो आपके मन में डाउट आना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई। यस और नो। यस सर। ठीक है, तो अब उसने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं, तो इसके लिए क्या किया जाए, प्रोसीजर क्या किया जाए कि भाई कहीं ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं। तो उसने कहा कि चलो मैं कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। व्हाट आर दोस प्रोसीजर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द इन्वेंट्री ग्राउंड उसने देखा कि जब उसने कहा कि चलो प्रोसीजर्स देखते हैं, तो उसने सबसे पहली चीज देखी कि ये समझते हैं कि कैसे यहाँ के एम्प्लॉयज ये डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये क्लाइंट की इन्वेंट्री है, ये उनकी खुद की इन्वेंट्री है, और ये थर्ड पार्टी, ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। उसने ये समझा ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट द इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड प्रेफरेबली मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन टू मिनिमाइज। तो उसने होना क्या चाहिए था, तो उसने कहा होना ये चाहिए कि भाई जो क्लाइंट की इन्वेंट्री है ना वो अलग से सेपरेटली आइडेंटिफिबल है या नहीं, ये चलो देखते हैं। क्योंकि अगर आपकी और उसकी इन्वेंट्री अलग से, उसको आप पहचान नहीं कर सकते, तो इस बात की चांसेस ज्यादा होंगे कि आपने थर्ड पार्टी इन्वेंट्री को अपनी समझ के कैलकुलेट कर लिया होगा, अपने उसमें बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये होगा भाई अगर सेपरेटली आइडेंटिफिबल नहीं होगी तो। हाँ या ना। यस। तो उसने सबसे पहली चीज देखी कि भाई आप सेपरेटली आइडेंटिफेबल है, और लोकेशन आपकी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है भाई, आपका गोडाउन एक है, वेयर हाउस एक है, तो भी अगर थर्ड पार्टी इन्वेंट्री वहां पर है तो उसको अलग से रखा जाना चाहिए, एक डिफरेंट प्लेस पे रखा जाना चाहिए, जब पता चल जाएगी हाँ भाई ये सेपरेटली आइडेंटिफेबल है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बीइंग काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट इन्वेंट्री व्हिच वुड ओवरस्टेट द इन्वेंट्री बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट रिस्क ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन, तो ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क आपका ये देखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये चीज पकड़ के चलनी है। हमारे आंसर में ये बात है अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑडिट रिस्क ये है कि अगर थर्ड पार्टी इन्वेंट्री होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी इन्वेंट्री बेटा ओवर स्टेटेड हो सकती है। ठीक है, ये आपका ऑडिट रिस्क रहेगा, ये चीज ध्यान रखना ना, जब भी आप आंसर निकलेंगे तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। और एक चीज ये भी इन लोगों ने बोला कि अब इसकी एक अपोजिट सिचुएशन असूम कर लो, है ना।
क्लाइंट का वेयर हाउस जो है वो इतना बड़ा है ही नहीं कि वो उसकी सारी इन्वेंट्री होल्ड कर सके। ये भी बात है, यस और नो? यस सर। ये इनसफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, तो इसके पास क्योंकि इनसफिशिएंट स्पेस था, तो इसने अपनी कुछ इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर दिया टू थर्ड पार्टी वेयर हाउस। ठीक है, ऑडिटर गया यहाँ, ऑडिटर ने देखा कि अच्छा आज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी यूनिट्स होनी चाहिए थी, फिर उसको पता चला अच्छा ये तो है, कम पड़ गया था स्पेस, तो इस वजह से बाकी की यूनिट्स जो है वो उन्होंने थर्ड पार्टी वेयर हाउस में रखी गई है। या इस ये दिस बीइंग द रीजन कि भाई यहाँ पे हम लोगों को जरूरत पड़ रही है। और भी रीजन हो सकते हैं, मतलब ये वन ऑफ द रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वेंट्री आपकी अंडर एस्टिमेट हो जाए, ओवर स्टेटेड की जगह अंडर स्टेटेड हो जाए। ये हो सकता है कि भाई क्लाइंट के एम्प्लॉयज जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के यहाँ पे उन्होंने स्टोर कराई थी उसको कैलकुलेट ही नहीं किया, उसको काउंट ही नहीं किया, तो वही इन्वेंट्री जो वेयर हाउस में पड़ी थी। तो दिस बीइंग द ऑडिट रिस्क है ना भाई, यस और नो? यस सर। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो इन्वेंट्री क्लेम कर रहे हैं वो इन्वेंट्री आपके क्लाइंट को बिलोंग करती है। वेयर अ थर्ड पार्टी होल्ड इन्वेंट्री ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो इसके लिए प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे? तो इन्होंने बोला देखो, ये देखने के लिए कि भाई क्या थर्ड पार्टी के पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और अगर हमारा क्लाइंट क्लेम कर रहा है कि भाई मेरी कुछ इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, क्योंकि पॉसिबली होगा क्या, देखो आपके क्लाइंट के वेयर हाउस में आप जाकर के देख सकते हो, लेकिन अब कोई इन्वेंट्री जो कि थर्ड पार्टी के पास लोकेटेड है, वो लोकेशन दूसरी है, तो आपका जाना संभव नहीं है वहां पे, आप नहीं जा पाओगे ना, यस और नो? पॉसिबिलिटीज बाकी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस थर्ड पार्टी को से एक लेटर लिख करके एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई क्या इतनी यूनिट्स आपके पास क्लाइंट के नाम से है या नहीं है। तो वो अगर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे देगा, इट विल कंफर्म यू कि हाँ भाई आप थर्ड पार्टी के पास जो यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री है आपके क्लाइंट की, वो क्लाइंट की ही मतलब इन्वेंट्री है ना। आ गया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, पॉसिबली कोशिश ये करें कि अगर आप जा सकते हो तो थर्ड पार्टी के यहाँ पे जाकर के वहां इन्वेंट्री काउंट आपको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए द ऑडिटर कैन ऑल्सो ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ऑडिटर्स, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये बहुत अच्छा तरीका है, देखो क्योंकि आप जैसे अपने क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, थर्ड पार्टी की भी कोई ना कोई ऑडिट कर रहा होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, आप परमिशन मांग के अपने क्लाइंट से आप थर्ड पार्टी ऑडिटर को कांटेक्ट कर लो। ठीक है, आप चल जाओ थर्ड पार्टी ऑडिटर के पास, भैया देखो मैं नहीं जा सकता, मेरा आना वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां पर थे। ठीक है, द ऑडिटर कैन obtain a report from the third party confirming the liability, तो वहां आप थर्ड पार्टी से ऑडिटर से पूछ लो कि क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स वहां पे बनाए गए हैं फॉर दी काउंटिंग और वेरियस अदर असोसिएशंस के लिए, क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स अपना काम थर्ड रिलायबल है, क्या वो अपना काम अच्छे से करे। तो अगर देखो वो आपको बोलेगा हाँ भाई ठीक है, इन लोगों ने जो इंटरनल कंट्रोल बनाया दे गुड, ठीक है, तो आप ये आपको रिलाय हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज सही है वहां पे। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, ये और नो? यस सर। ठीक है सिमरन, समझ में आया? अधिक समझ में आई बात मेरी? छोटी से छोटा सा पॉइंट ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यस सर। दिस इज एप्लीकेबल जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वेंट्री है, नहीं है तो फिर बात खत्म, इतना करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये ऐसे कम केसेस होते हैं, बट सर्टेन हमको पता होना चाहिए कि ऐसी भी अगर सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे ऑडिट के। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब एक इन लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है पता है आप लोगों को? यस पता सर। नहीं, पता किस किस को पता है? सिमरन सर वैदिक मुझे पता है? पता। यस सर। वैदिक यस सर कॉस्टिंग का पता है। पार्ट है। जनरली जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है,
तो क्या होता है कि हर एक यूनिट को बनाने में जरूरी नहीं है सेम कॉस्ट है, वो अलग अलग हो सकती है ना? ऐसा है, यस और नो? Yes, sir. तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक्चुअल इन इन कॉस्ट इंफॉर्मेशन हर एक इंडिविजुअल के यूनिट्स के बारे में आपको बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, क्या डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट को बनाने में क्या आ रही है। और जब एक बार डिटर्मिनेशन करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग है बेसिकली हमारी इन्वेंट्री की, वो इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग किस कॉस्ट के ऊपर की जाती है, एट स्टैंडर्ड कॉस्ट करी जाती है। अब आया समझ में? जो भी Yes, sir. स्टैंडर्ड, तो ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो कॉस्टिंग का कंसेप्ट है कि उसमें आपको सिखाते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आप लोग निकालेंगे। The company established an expected cost for producing one based on normal level of activity. This is used to value the inventory. Any difference between actual standard was taken in the various account in the statement of P&L. A large variance on the various would indicate that the standard costs are not close. तो इन्होंने बोला कि क्या होता है कि वैसे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको वेरिएंस बोला जाता है। तो अगर ये माइन्यूट होता है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर ये वेरिएंस लार्ज है, ह्यूज वेरिएंस है, ये अमाउंट ज्यादा है, तो इस स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिटर्मिनेशन सही नहीं किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आया ये सुनो? Yes, sir. तो अगर आपका क्लाइंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए, है ना, वापस सोच ले, सुन लेना, अगर आपका क्लाइंट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज लेता है, तो आपके लिए क्या समस्या आएंगी, आपका क्या है? ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई आपको फिर क्या क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट रिलायबल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि रिलायबल है? देखो कि भाई इसको रेगुलरली अपडेट करते नहीं करते। सो इफ इट इज रेगुलरली अपडेटेड, ये कॉस्ट रिलायबल होगी। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि आपने डिटर्मिनेशन कर दिया, आपके क्लाइंट ने एक बार 10-15 साल तक कोई चेंज नहीं है, तो वो गलत ही होगा। फिर वो समय के साथ कॉस्टिंग चेंज होती है, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि क्या क्लाइंट उसको रेगुलर अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, और कितनी, अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाए कि इसको कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट करना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स पे। अगर आपके क्लाइंट के जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं बेटा, उस प्रोडक्ट में जो भी कंपोनेंट यूज में आते हैं उनका प्राइस अगर बहुत ज्यादा जो है वो फ्लक्चुएट करता है, तो अकॉर्डिंगली आपके क्लाइंट को फ्रीक्वेंटली स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में, यस और नो? Yes, sir. अब एक बाइक बनानी है तो बाइक कैसे बनेगी सर? टायर भी चाहिए बाइक बनाने के लिए, है ना? यस और नो? टायर चाहिए सबसे पहली बात, तो Yes, sir. इंजन आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इंजन के पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो सारे लगाए जाते हैं, आपको सीट चाहिए होगी, ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज। तो अगर ये चीजें, इन चीजों की कॉस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो बाइक की कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कंपनी ने, आपके क्लाइंट ने डिटर्मिनेशन किया है, इसको भी तो फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ेगा ना? यस और नो? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? Yes, sir. तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या जो हमारा क्लाइंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स के प्राइस कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो। ये डेटा देखो आपको मांगना पड़ेगा क्लाइंट से कि अच्छा आप ये मुझे, तभी आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है और ना हो सकती है। ये सब चीजें कौन ला के देगा सर? क्लाइंट ही ला के देगा कि आप खुद इकट्ठी करोगे इन्फॉर्मेशन, खुद ढूंढोगे जा करके? क्या करोगे, क्लाइंट से मांगेंगे ना ये सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दी। Yes, sir. ऑडिट की सबसे पहले लिमिटेशन ही यही है कि इट इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। तो अगर वो इंफॉर्मेशन हमको गलत प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसकी ऑडिट जो है वो सही नहीं कर सकते। तो लेकिन अल्टीमेटली वी आर डिपेंड अपॉन दैट कि भाई हाँ भाई डेटा वही ला करके देगा। तो आप उससे वो डेटा मांगिए कि अच्छा चलिए ये चीज बताइए, और उसके बाद आप ये डिटरमाइन कीजिए कि हाँ भाई जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, क्या इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो डिटरमाइन करी गई है वो रीजनेबल है या नहीं है, इसके लिए प्रोसीजर, हालांकि मैंने वो आपको समझा दिया, बट एक बार देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का ब्रेकडाउन मांगना पड़ेगा,
एंड एग्री अ सैंपल ऑफ कॉस्ट ऑफ इनवॉइस। तो आप उनसे ब्रेक डाउन मांगो कि भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आप पहुंचे कैसे हैं, वो ब्रेक डाउन मुझे दे दीजिए। एज अ ऑडिटर मैं उसको रिव्यू करूंगा और एग्री करूंगा टू द सैंपल ऑफ कॉस्ट ऑफ इनवॉइसेस। उसको खरीदने में, उसके कंपोनेंट्स को खरीदने में क्या प्राइस आपने इनकर किया है, उससे मैं एग्री करूंगा। तो एक बार तो आप ब्रेकडाउन मांग करके और कॉस्ट ऑफ सैंपल जो है इनवॉइसेस को, उसमें कॉस्ट जो है वो उसके साथ एग्री करें, खुद से करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, मैनेजमेंट से पूछिए कि कब कब वो उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, वेरिएंस अगर है, कोई अकाउंट उन लोगों ने इस चीज के लिए बना रखा है तो उसको इंस्पेक्शन आपको करेंगे। अगर कोई सिग्निफिकेंट वेरिएंस आ रहा है तो मैनेजमेंट से उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ये प्रोसीजर इन लोगों ने दिए हैं। आगे अभी समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया, आया ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हालांकि ये चीज मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। अब इन्होंने बोला कि क्या होता है, कट ऑफ पीरियड है जो आपका 31 मार्च हो गया है ना, इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो नेक्स्ट पीरियड में चल जाएंगे। अभी जो पीरियड हमारा चल रहा है 2023 और 24, ये पीरियड खत्म हुआ। अभी जो करंटली रनिंग है वो 2024 और 25 है। ठीक है, तो 31 मार्च के बाद के सारे ट्रांजेक्शन्स वो इस अकाउंटिंग ईयर का पार्ट बनेंगे। पहले के ट्रांजेक्शन इस अकाउंटिंग ईयर का पार्ट बनेंगे। ये पता है आप लोगों को, यस और नो? पता Yes, नहीं पता, हाँ या ना, क्या हो गया? Yes, sir. इसको कहते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन है, इसको हम कट ऑफ असर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम यहाँ पे? cut कट ऑफ off. असर्शन। तो आपको इस असर्शन के बारे में भी एविडेंस चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज ऑन 31 मार्च 24 इंक्लूड करी गई है वो 2023-24 के पीरियड की है, उसके पहले क्या उसके बाद के पीरियड की इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं है। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रोसीजर सजेस्ट किए। ठीक है भाई, समझ में आया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यस और नो? Yes, Yes, sir. ठीक है, द इन्वेंट्री काउंट विल बी अफेक्टेड बाय गुड डिस्पैच एंड गुड। तो क्या होता है कि इन्वेंट्री काउंटिंग के समय मूवमेंट रोक देना चाहिए। ठीक है, टू इनेबल द अकाउंट टू बी कंडक्टेड विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय डिलीवरी फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पॉसिबल नहीं होता ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन्वेंट्री का मूवमेंट रोक दें। वैसे इन्होंने क्या बोला है कि मूवमेंट शुड बी स्टॉप्ड। कब स्टॉप कर देना चाहिए भाई? एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है कि सर हम मूवमेंट नहीं स्टॉप कर सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस में, client should move the item requiring dispatch to a different location to that being counted prior to the count taking place. Any delivery of goods should be made to a different location. अब इन्होंने क्या बोला कि ऐसे उसमें करना क्या चाहिए क्लाइंट को, हमारे को नहीं बोला। किसको बोला ये, अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, एक क्लाइंट को बोला, ये हमको नहीं बोला। किसको बोला है बेटा यहाँ पे? Client को. for the क्लाइंट client. को। उसको क्या करना है, अभी हमारी बात नहीं कर रहे। ये क्लाइंट के लिए सजेशन है। क्या करो कि भाई अगर आप 24/7 का मूवमेंट रखते हो तो क्या करो, 31 मार्च आने वाली है, इन्वेंट्री काउंट लास्ट होगा, तो आपका एक बड़ा गोडाउन है, मान लीजिए 5,000 यूनिट्स आपकी यहाँ पड़ी थी। अब आपको पता है कि भाई देखो रोक तो सकते नहीं है, तो एक काम करो, 1,000 यूनिट्स उठा करके सेपरेट लोकेशन पे भेज दो, है ना। अब यहाँ कितनी बची, 1,000 माइनस कर दें, कितनी यूनिट्स बची बेटा अपने पास यहाँ पे? 4,000 यूनिट्स बची है। 1,000 यूनिट यहाँ चली गई है, तो अब जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से नहीं होगा, मूवमेंट यहाँ से होगा। ठीक है, Yes, sir. गुड्स आने हैं गुड्स जाने हैं, इन 1,000 यूनिट्स में से गुड्स डिस्पैच भी होंगे और इन्हीं 1,000 यूनिट्स में से गुड्स रिसीव किए जाएंगे। इस लोकेशन पे अब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री काउंट हुआ तो 4,000 यूनिट्स का इन्वेंट्री काउंट हो गया। 1,000 यूनिट्स आपने उधर भेज दी थी, वो उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, तो आपने उस लोकेशन पे तो कोई चेंज किया नहीं है जो आपकी जहाँ पे मेन लोकेशन है। ठीक है, तो वहां जब काउंट होगा तब कोई नहीं है, दूसरी जगह पे सेपरेट काउंट फिर वहां पे परफॉर्म किया जाएगा ऑन द आइटम्स डिलीवर्ड द काउंट एंड दीज कैन बी एडेड टू द वेयर हाउस आइटम्स काउंटेड।
बाय हैविंग सच कंट्रोल। तो इन्होंने बेसिकली हमारे को कुछ नहीं बताया, ये सिर्फ क्लाइंट के लिए कंट्रोल बताया है। ये आपके लिए पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये सिनेरियो है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये आएगी काम आपके बात। आपको कंट्रोल्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां आपको डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी होगी, देन यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन। तो ये रिकमेंडेशन है जो आपको देना है आंसर में, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए से उन्हें बुक में दिया। क्लियर है? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? yes, है ना? आया नहीं आया भाई? जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. सबको आ गया? हिया समझ में आया? वैदिक समझ में आई बात यहाँ पे? Yes, sir. तो yes, sir. आपको खुद का काम तो पता होना ही है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्लाइंट क्या करेगा, कैसे उसके अंदर। तो वो कई बार इस तरीके से हमारे सामने ये छोटी छोटी चीजें याद आती है, अच्छा यार ये हमने वहां पढ़ा था, ये इन्होंने यहाँ पूछ लिया, अब हम इसमें से याद रहेगा तो आप अच्छा रिकमेंडेशन देके आओगे। तो ऐसा कंट्रोल होने से जो आपका आइटम डिलीवर किए वो हम बाद में देख लेंगे। बाय हैविंग सच कंट्रोल द कंप्लीटनेस एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी एंड द काउंट डेटा कैन बी वेरीफाइड एज वेल एज द कट ऑफ assertion फॉर परचेज। तो इससे आप जो है से इस तरह की कंट्रोल से अपनी इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस इंश्योर कर सकते हैं, एज वेल एज कट ऑफ का भी assertion। क्लियर है? समझ में आ गया? हमारा इन्वेंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो भी प्रोसीजर्स हमको पढ़ने थे वो पढ़ लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? Yes, क्लियर है? यस और नो? yes, sir. आगे Yes, sir. बढ़े। नेक्स्ट हमारे रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है रिसीवेबल। क्या है भाई रिसीवेबल? व्हाट इज रिसीवेबल? पैसा लेना है देना है? क्या है रिसीवेबल? पैसा लेना है। पैसा लेना है सिमरन, वैदिक? Yes, sir. Yes, sir. क्यों पैसा लेना है इनसे? क्या दिया था इनको? Inventory सेल किया था। सेल करी है सेल सर। किया। तो ये वो लोग हैं जिनको हमने सेल किया, दे आर बेसिकली डेटर्स। तो फिर वो डेटर्स थोड़ा सा सुनने में पुराना लग गया, तो हमारे अकाउंट्स वाले लोगों को लगा कि इसको थोड़ा टेक्निकल और लैंग्वेज देते हैं, शायद थोड़ा आसान बना देते हैं, सुनने में थोड़ा इजी लग रहा है, कोई भी पर्सन इसको ज्यादा इजीली समझ पाएगा। तो रिसीवेबल मतलब जिन लोगों से पैसा आपको लेना है ना। तो डेटर्स क्रेडिटर्स में फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं, बट रिसीवेबल्स और पेबल्स में आप नहीं होगे कंफ्यूज, नहीं होगे ना? नो सर। ठीक है। तो इन्होंने No, बोला कि sir. भाई इसमें इस जब आप रिसीवेबल्स को टेस्ट करेंगे तो जो आपके इंपॉर्टेंट असर्शंस हैं, की असर्शंस हैं, वो वैल्यूएशन और एक्जिस्टेंस रहते हैं, है ना। तो आपका फोकस जो होगा वो ऑडिट का इस चीज पे होगा कि भाई जो रिसीवेबल्स का वैल्यूएशन किया है वो सही किया गया है, और जो वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। इन चीजों के लिए एविडेंस आपको एजेड रिसीवेबल लिस्टिंग से मिलेगा, सेल्स इनवॉइसेस से मिलेगा, गुड डिस्पैच नोट्स हैं, रिसीवेबल सर्कुलाइजेशन लेटर्स हैं, पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट है, आपकी अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स की पॉलिसी क्या है ना, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की पॉलिसी क्या है, ये सब चीजों से आपको एविडेंसेस मिलेंगे। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिसीवेबल्स आज की डेट में रिसीवेबल है या नहीं है ना। रिसीवेबल्स ओवर स्टेटेड हो सकते हैं। कब होते हैं रिसीवेबल ओवर स्टेटेड भाई? व्हेन अ रिसीवेबल इज ओवर स्टेटेड, पहले ये समझो, है ना, फिर देखेंगे प्रोसीजर। ये रिसीवेबल ओवर स्टेटेड होंगे जब आपने अपने रिसीवेबल्स जो कि अब रिसीवेबल नहीं रहे हैं, है ना, जो कि डाउटफुल हो गए हैं। डाउटफुल रिसीवेबल्स को क्या कर देना चाहिए? टाइमली राइट ऑफ कर देना चाहिए, है ना, टाइमली राइट ऑफ। Yes, तो रिसीवेबल्स आपके ओवरस्टेटेड होते हैं जब आप अपने डाउटफुल रिसीवेबल्स को जो है वो टाइमली राइट ऑफ नहीं कर दे। ठीक है। एक ये रीजन हो सकता है फ्रॉम द मेनी ऑफ द रीजंस, है ना। एक ये रीजन हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर गलत एंट्रीज कर दी हो, तो ये और भी रीजन हो सकता है। ठीक है। अब इसमें एक सर्कुलराइजेशन लेटर एक के बारे में हम लोगों को बताया इन्होंने, वो हम लोग देख लेंगे, प्रोसीजर्स देख लेते हैं। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बेटा इन लोगों ने डिस्कस किया, वो है हमारा सर्कुलराइजेशन लेटर। ये बेसिकली एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ही एक कंसेप्ट है।
इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑडिटर होता है वो हमारे डेटर्स को क्या भेजेगा, यहां पे एक लेटर भेजेगा, ठीक है, कंफर्मिंग ड्यूज, है ना, वो डेटर्स को भेजेगा और डेटर्स से एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसको उसका जवाब दे दे। सिंपल सी बात है, इतना ही काम आपको करना है। तो इससे क्या कंफर्म हो गया, इससे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये रिसीव, ये इन लोगों को वाकई हमको इतना पैसा देना है देना। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes. एंड नाउ इससे इससे आपका जो एग्जिस्टेंस का असर्शन है उसके लिए आपको इट इज अ वेरी रिलायबल एविडेंस, क्योंकि सर थर्ड पार्टी एक्सटर्नल सोर्स से मिल गया और सर डॉक्यूमेंट्री है, तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा एविडेंस हो गया, यस और नो? Yes. इट इज अ वेरी गुड एविडेंस। तो ये आपको करना चाहिए जब आप अपने क्लाइंट के लिए उसके डिटेल्स को, उसके रिसीवेबल्स को ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। अब they will not be reliable evidence for valuation or search as the customer only confirm the transaction price and does not have a state। लेकिन ये वैल्यूएशन, ये रिलायबल एविडेंस, अब यहां पर देख लो, ये आपकी एक्स्ट्रा थिंकिंग एबिलिटी है बेटा। आपको ये तो पता है कि ये एक अच्छा एविडेंस है यहां पे एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ वैल्यूएशन के लिए एक अच्छा एविडेंस नहीं मानते। ये क्वेश्चन भी माइट भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ऐसा क्यों है। उसका रीजन इन लोगों ने दिया कि भाई कोई कस्टमर आपके क्लाइंट का ये मानता है कि उसे पैसे देने हैं बट वो देने की इंटेंशन नहीं रखता है, या उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की, ये तो वो बोलेगा नहीं इसके अंदर। वो बताएगा क्या कि अब देखो मेरी इंटेंशन नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता, या मेरी हालत खराब है, ये सब चीजें तो नहीं मानेगा ना वो उसके अंदर। कंफर्मेशन आपने उससे मांग भी ली तो वो कहेगा हाँ इतना देना है लेकिन मैं दे नहीं सकता, ये बात नहीं बोलेगा, उस बोलेगा वो? जल्दी बताओ। No, sir. नहीं बोलेगा ना। तो इवन एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल जाए बट उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हम उस रिसीवेबल का सही वैल्यूएशन के लिए एक अच्छा एविडेंस उसको नहीं मान सकते, है ना। वो हमको अलग तरीके से मिलेगा, वो देखना पड़ेगा कितने टाइम से ड्यूज हैं और वो सब चीजें हो गई। अब इन्होंने बोला कि सर्कुलाइजेशन लेटर्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इतना सही है। पॉजिटिव में आप रिक्वेस्ट भेजते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो क्लाइंट के लेजर जो बैलेंस होता है वो आप उसमें मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरे क्लाइंट के लेजर में आपका ये बैलेंस ड्यू दिखा रहा है, ठीक है, और आप कस्टमर से बोलते हो कि ये बैलेंस करेक्ट है या नहीं, आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए। Alternate, the auditor can ask the customer to respond by stating the balance they believe they owe to the client, but the auditor does not provide the balance as per the client ledgers to the customer, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला कि क्या है भाई कि आप ऑडिटर क्या करेगा, बैलेंस एज पर क्लाइंट लेजर इंक्लूड करते हुए बोलेगा कि ये सही है या नहीं है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। ये पॉजिटिव रिसीवर सर्कुलाइजेशन है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो इसमें तो आप क्या करोगे, जब आप पॉजिटिव रिसीवर सर्कुलाइजेशन करोगे ना, तो आपने एक दो तीन चार पांच छह सबको भेजा लेटर, यू एक्सपेक्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ देम, है ना, एक्सपेक्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल, आप सबसे रिप्लाई की उम्मीद अपेक्षा करोगे कि हाँ भैया हर कोई आपको रिप्लाई यहाँ पर दे, रिस्पॉन्ड करे कि वो बैलेंस करेक्ट है या नहीं है ना, यस और नो, है ना। Yes, sir. अब इससे थोड़ा सा काम बढ़ गया, तो ऑडिटर ने एक नेगेटिव रिसीवर सर्कुलाइजेशन का कस्टमर निकाला। इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको बैलेंस बता देते हैं एज पर क्लाइंट लेजर, अगर ये लेजर में जो बैलेंस है, इफ इट्स दिस, अगर आप इसके साथ डिसएग्री करते हो देन ओनली रिप्लाई, देन ओनली रिप्लाई, ये हमारा नेगेटिव रिसीवेबल सर्कुलाइजेशन हो गया। तो इसमें अगर आपने एक दो तीन चार पांच छह सबको भेज दिया, तो आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि मेरे को किसी का रिप्लाई, आप तो ये उम्मीद करोगे भाई ठीक है अच्छा है, नहीं आए, नहीं आए तो इसका मतलब कोई यहाँ पे डिसएग्री, मतलब कोई डिसएग्री नहीं है इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर वही पर्सन रिप्लाई करने वाला है जो डिसएग्री है, यस और नो, हाँ या ना, है ना। Yes, sir. तो यहाँ आप नो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हर कोई आपको रिप्लाई करेगा,
यहाँ आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मुझे हर कोई रिप्लाई करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes. अब ये कैसे भेजते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, क्लाइंट के कस्टमर से आप डायरेक्टली बात खुद के इच्छा से नहीं करोगे। इसके लिए आपको क्लाइंट से कंसेंट लेनी पड़ती है। वो आपको लिस्ट देगा, लेजर बताएगा, उसमें से सबको भेजने, सैंपल करने, वो एज पर कितने ज्यादा हैं उनके हिसाब से। तो उसमें से सैंपल्स ले लीजिए, सर्कुलाइजेशन प्रिपेयर कीजिए, क्लाइंट के लेटर हेड पे ही कीजिए। ठीक है, इसमें कंफर्मेशन मांगिए, और एन अप्रोप्रिएट मेंबर ऑफ क्लाइंट स्टाफ एज द फाइनेंस डायरेक्टर शुड बी रिक्वेस्टेड। तो साइन भी देखो इन लोगों को करने के लिए बोला है आपने। इवन आप साइन भी नहीं करते, साइन भी कौन करता है? आपका क्लाइंट ही करता है। आगे समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. साइन भी आपके नहीं होते इसके ऊपर, साइन भी क्लाइंट ही करेगा, उसका जो भी अप्रोप्रिएट स्टाफ है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता है तो आप फॉलो अप लेटर भेज सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं जहां आपको नेसेसरी लगता है। ठीक है, एज आफ्टर डेट कैश टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ से, तो बाद में अगर आपको लगता है तो आप उनको फॉलो अप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ठीक है, अगर रिप्लाई रिसीव हुए तो आपको उनको रिकंसाइल करना चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपने लिखा और आपको कोई रिप्लाई भेज रहा है तो आप उसको नहीं देखोगे? देखोगे नहीं देखोगे? नहीं देखें? देखें, क्या करें? अरे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही किसी की? देखें नहीं देखें? क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ ना? रिया, सिमरन, वैदिक? Yes, बट sir. आ रही है आवाज। हाँ, तो मैंने ये पूछा क्वेश्चन, जवाब तो दो कि अगर हमने किसी को सर्कुलराइजेशन लेटर भेजा है तो हमें वो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए. देखना हाँ, चाहिए सर। देखना चाहिए सर। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंसेस आपको लगे कि है, कोई आप फर्दर डिफरेंसेस उसमें है जिनको फर्दर जैसे कर रहे हैं आप, बस इतनी सी क्लियर है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes. नेक्स्ट हमारा प्रीपेमेंट्स आ गया। प्रीपेमेंट्स क्या होते हैं बेटा? एडवांसेस होते हैं, कुछ नहीं होते। आपने अगर Yes, कुछ sir. आपके क्लाइंट ने एडवांसेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब इसमें ये इन्होंने छोटे छोटे से प्रोसीजर बताए, फटाफट से देख लेते हैं कि भाई ये प्रीपेमेंट्स या एडवांसेस को ऑडिट क्या कैसे किया सकता है। बेटा, बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। अगर क्लाइंट गेम कर रहा है कि मैंने किसी को एडवांस दिया है तो बैंक स्टेटमेंट में वो चीज होगी, उसको पेमेंट आपने किया होगा, तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए बैंक स्टेटमेंट का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्ट इनवॉइसेस टू इंश्योर पेमेंट रिलेट। इसके अलावा इनवॉइसेस अगर आपके पास है क्लाइंट के पास, तो ऐसे इनवॉइसेस को भी इंस्पेक्ट कीजिए, ये देखने के लिए कि ये उन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हैं जो क्लाइंट को रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, आपको जो एविडेंस मिलेगा वो एग्जिस्टेंस का ही मिलेगा, लेकिन ऐसे इनवॉइस के इसके साथ एक लिमिटेशन है, वो होंगे तभी आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? Yes. सर्टेन टाइम्स या एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्लाइंट के पास वो बोलेगा मेरे पास इनवॉइस नहीं है, वो तो सर्विस देंगे, तो कोई बात नहीं, एक्नॉलेजमेंट होगा। सामने वाले ने एक्नॉलेज तो किया होगा ना, पेमेंट आप उसको किया है आपने? यस और Yes. नो? तो अगर इनवॉइसेस नहीं है तो आप वो उस तरह की कोई अगर एक्नॉलेजमेंट है जिसमें उसने एडवांस को एक्नॉलेज किया, तो वो एक्नॉलेजमेंट आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रीपेड अमाउंट का रिकैलकुलेशन करने का मौका मिले तो वो रिकैलकुलेशन कीजिए मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, फॉर वैल्यूएशन। कंपेयर प्रीपेमेंट, पिछले साल के प्रीपेमेंट्स और इस साल के प्रीपेमेंट्स को, मतलब पिछले साल के प्रीपेमेंट्स को इन्होंने बोला कि वो आप ऑडिट जरूर करो, है ना, with the prior to identify missing items on or any new payments which require further testing। पिछले साल प्रीपेमेंट्स को ऑडिट करने के लिए क्यों बोला भाई? लास्ट ईयर प्रीपेमेंट, इनको क्यों ऑडिट करने के लिए बोला इन्होंने? इसको क्यों कंपेयर करने के लिए बोला? जल्दी बताओ, क्या दिमाग लगाया? कंपेयर प्रीपेमेंट्स विद द प्रायर ईयर टू आइडेंटिफाई एनी मिसिंग आइटम्स और एनी न्यू प्रीपेमेंट्स विच रिक्वायर फॉर।
क्योंकि क्या होता है, ये कौन सा प्रोसीजर है, अच्छा अच्छा अगर कंपेयर करने के लिए बोल दिया इन्होंने, प्रोसीजर कौन सा है, Analytical procedure. इज अ एनालिटिकल प्रोसीजर, वेरी गुड। तो क्यों बोला है, क्योंकि हम रीजनेबलनेस देखना चाह रहे हैं कि पिछले साल अगर सर्टेन अमाउंट का प्रीपेमेंट किया गया और इस साल कितना किया गया है, तो एक वो रीजनेबलनेस हम लोगों को पता चल जाए, है ना। अगर उसमें कोई बहुत फर्क है तो वो मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि इसको फर्दर टेस्ट करने में इतना फर्क क्यों आ रहा है, लास्ट ईयर 10,000 का किया था, 20,000 का किया था, इस साल 10 लाख का पेमेंट कर दिया, बहुत फर्क है, ऐसा क्यों है कि हमको इतना किया करना पड़ा है। तो वो ऐसे अगर आपको अनरीजनेबलनेस लिखनी पड़े तो उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर टेस्टिंग करेंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो। Yes. नेक्स्ट आपके पेबल्स एंड एक्यूबल्स आ गए। अब यहाँ पर चीज चेंज हो गई। पेबल क्या होता है, रिसीवेबल होता है, पैसा लेना है जिन लोगों से, पेबल होता है जिनका पैसा देना है। अक्यूरल्स मतलब जिनसे पैसा ले लिया है, जिनका काम करना है, ये एक्यूरल मतलब, यस और नो। Yes. एडवांस हम दे रहे हैं तो लोगों से लेंगे भी तो सही कि नहीं नहीं पहले पैसे दो काम बाद में करेंगे, तो वो भी है। इनके लिए सिमिलर चीजें ही हैं आपके सोर्स ऑफ एविडेंस। एजेड पेबल लिस्टिंग हो गया, जैसे परचेज इनवॉइस है, जीआरएन है, पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट है, सप्लाई के स्टेटमेंट और सप्लाई सर्कुलराइजेशन है। ठीक है, अब ज्यादा मुझे हर एक चीज समझाने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें मैं प्रीवियस रिसीवेबल में बात कर चुका हूँ कि सर्कुलराइजेशन क्या है, पेबल लिस्टिंग क्या है ना भाई, यस और नो। Yes. ठीक है, प्रोसीजर्स आपके आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स आपको मांगनी है ना, क्लाइंट से। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कीजिए उसकी। कैसे करेंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक, हम लोग कैलकुलेट करके ही करेंगे ना, यस और नो। Yes. कैलकुलेशन ही होगा, रिकैलकुलेशन होगा, रिकैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेड पेबल्स क्लेम करे गए हैं और जो ट्रेड पेबल की लिस्ट है उसका टोटल सेम है या नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। Yes. ठीक है, एग्री टू जनरल लेजर द फाइनेंस। क्या होता है जनरल लेजर, क्या होता है, व्हाट इज जनरल लेजर। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ, मैं अकाउंट्स का नहीं हूँ। क्या होता है जनरल लेजर। एक होता है कंट्रोल लेजर। क्या होता है कंट्रोल लेजर और जनरल लेजर, नहीं पता। जनरल लेजर बेसिकली कंपनी के सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखता है, जनरली लाइक सारे अकाउंट्स। और कंट्रोल लेजर क्या होता है, ये होमवर्क है तुम लोगों का, पढ़ के आना है ना कल, है ना। पढ़ के आना जनरल लेजर कंट्रोल लेजर, ठीक है सिमरन वैदिक किया, Yes, sir. रिसर्च Yes, Yes. करके sir. आना इसमें क्या होता है, चलो। तो इन्होंने बोला जनरल लेजर के साथ एग्री आपको करना चाहिए यहाँ पे कि भी क्या जो जनरल लेजर में यहाँ पे ट्रेड पेबल्स के बारे में जो अमाउंट दिया गया है वो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ट्रेड पेबल्स के जो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है वो एक अमाउंट है या नहीं, क्योंकि वो अलग अलग अमाउंट होंगे, इसलिए टोटल रिकंसाइल द टोटल ऑफ इंडिविजुअल पेबल अकाउंट्स विद द कंट्रोल अकाउंट, है ना। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि मैंने तुमको दिया है होमवर्क तो वो चीज करोगे। तो क्या होता है, जैसे अब ए बी सी डी, ये कौन है सर, ये ट्रेड पेबल्स है। ए का बैलेंस आ रहा है सर्टेन अमाउंट का, बी का बैलेंस आ रहा है सर्टेन अमाउंट का, सी का बैलेंस आ रहा है सर्टेन अमाउंट का, डी का बैलेंस आ रहा है सर्टेन अमाउंट का। तो क्या होता है कि कंट्रोल लेजर बनाते हैं जिसमें इसका टोटल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है ना, अब इसके बारे में फर्दर रिसर्च तुम लोग करना। ठीक है, जो भी इनका अलग अलग Yes. टोटल, जो भी इसका टोटल आएगा सारे ट्रेड पेपर्स का, वो कंट्रोल लेजर में जाता है और कंट्रोल लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता है। ठीक है भाई, Yes. Yes, sir. अब अभी के लिए इतना ना, समझ में आया ही या इतना, वैदिक समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. बाकी अब डिटेल तुम थोड़ा सा पढ़ना कि क्या होते हैं लेजर्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला इंडिविजुअल पेबल अकाउंट्स को कंट्रोल अकाउंट के साथ आपको क्या करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए। ठीक है, रिकंसाइल मतलब देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हमने टोटल जो है वो कंट्रोल लेजर में भेज दिया हो, इस वजह से
सप्लायर के स्टेटमेंट्स मांगिए, रिकंसाइल दीज बैलेंस इन द पेबल लेजर्स। सप्लायर के स्टेटमेंट्स आप मांगोगे कि भाई उस सप्लायर के स्टेटमेंट तो कौन भेज, सप्लायर ही भेजेगा ना, वो तो कौन भेजेगा, सप्लायर स्टेटमेंट कौन भेजेगा, क्लाइंट को सप्लायर सप्लायर ही भेजेगा। भेजेगा। तो क्लाइंट को भेजे गए हैं, हम क्लाइंट से ऑडिटर मांग रहे हैं कि भैया वो दो, हम उसके स्टेटमेंट से रिकंसाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए ने अपना सप्लायर लेजर भेजा कि मैंने इनसे ये परचेज करी, ये परचेज करी, ये पेमेंट किया, ये पेमेंट किया, ये, ठीक है, क्लाइंट को भेजी। वो आपने उससे मांगा कि भाई ठीक है, हम आपकी बुक्स में जो पेबल लेजर है हम उसको और उसके सप्लायर के स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे और देखेंगे क्या बैलेंस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, इससे आपको उसके एग्जिस्टेंस, उसकी कंप्लीटनेस, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, सभी तरीके के असर्शंस के बारे में एविडेंसेस मिलेंगे। आ गया समझ में? और इसे क्यों रिलायबल माना गया? क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी है। ये तो भेजा किसने, ये तो उसने सप्लायर ने खुद ने भेजा ना, इसलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, इसलिए थर्ड पार्टी का डॉक्यूमेंट हो गया, इसलिए इसको रिलायबल माना है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस। Yes, sir. ठीक है। इंस्पेक्ट आफ्टर डेट पेमेंट्स। अब आफ्टर डेट कौन सी डेट के बारे में बात कर रहे हैं सर? 31 मार्च के बारे में बात कर रहे हैं। 31 मार्च के बाद अगर कुछ पेमेंट किया गया है, ठीक है, और हमारा क्लाइंट कहता है कि ये पेमेंट तो 31 मार्च के पहले हो जाना चाहिए था लेकिन बाद में किया गया है, तो इफ दे रिलेट टू द करंट ईयर, ठीक है, तो ऐसे पेमेंट्स को हमको फॉलो अप करके देखना चाहिए। ठीक है, टू द पेबल लेजर एंड द एक्यूरल लिस्टिंग। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करना था, आपको पेमेंट किया, सॉरी, हम आपको पेमेंट किया गया है, क्लाइंट को पेमेंट किया गया है बाद में, ठीक है, 31 मार्च के बाद क्लाइंट का कोई पेमेंट आया, वो कह रहा है कि नहीं ये इसी साल का पेमेंट था, इसी साल ही आना चाहिए था, तो हमको इसको फॉलो अप करना चाहिए थ्रू दी पेबल लेजर और क्यूरल लिस्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटनेस। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? यस। ठीक है, इसके अलावा कोई इनवॉइस जो कि ईयर एंड के बाद रिसीव हुए, 31 मार्च के बाद रिसीव हुए क्लाइंट को, उन गुड्स के लिए जो कि डिलीवर उसने 31 मार्च के पहले कर दिए, है ना, 31 मार्च के पहले हमारा क्लाइंट, है ना, जो है वो क्या कर चुका है बेटा, वो सॉरी, हाँ, गुड डिलीवर्ड बिफोर द ईयर एंड एंड ट्रेस टू द एक्यूरेट स्ट्रिंग। हमको गुड्स मिले होंगे ना पेबल, तो अगर हमको 31 मार्च से पहले गुड्स डिलीवर हो गए थे, ठीक है, जिनका इनवॉइस 31 मार्च के बाद आया सर, तो ऐसे इनवॉइसेस को हमको एज अ ऑडिटर क्या करना चाहिए, ऑडिट कर, क्यों करना चाहिए? क्यों, क्या हो गया कि गुड्स तो पहले आ गए थे, अब वो बुक्स में इंक्लूड किए नहीं किए, इतनी सी बात है, 31 मार्च थी, 31 मार्च से पहले गुड्स आ गए, ठीक है, इसी साल के थे, लेकिन इनवॉइस सर बाद में आया, वो 31 हो गया, अभी डिले हो गया, तो क्या इन गुड्स को क्लाइंट ने अपनी बुक्स में इंक्लूड किया या नहीं किया इस साल की, वो देखने के लिए आपको वो सभी इनवॉइसेस जो ईयर एंड के बाद क्लाइंट को रिसीव हुए हैं, उन सभी इनवॉइसेस को ऑडिट करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। Yes, तो sir. दोनों चीजें ऑडिट करनी है बेटा। आफ्टर डेट पेमेंट्स, अगर कोई भुगतान कंपनी ने 31 मार्च के बाद किया, अगर कोई इनवॉइस 31 मार्च के बाद आया, तो उन सभी पेमेंट्स और इनवॉइसेस को आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए, देखने के लिए कि क्या उनको ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड किया गया है या उसका सेटलमेंट किया या नहीं किया, है ना, उसको इंक्लूड करना था या उसको जो भी करना था आपने किया नहीं किया, फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस टू दी कंप्लीटनेस। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट से प्रोसेस पूछे कि भाई ऐसे गुड्स जो कि आपको रिसीव हो गए हैं लेकिन इनवॉइस नहीं आया, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका प्रोसेस आप पूछिए, समझिए। ठीक है, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ गुड रिसीव नोट्स इमीडिएटली बिफोर द ईयर एंड फॉलो थ्रू इंक्लूजन टू द ईयर एंड पेबल लेवल जो एक्यूअल लिस्टिंग। ठीक है, सैंपल लेना है गुड रिसीवेबल नोट्स का, जनरली इमीडिएटली, मतलब ऐसे गुड रिसीवेबल्स जो कि 31 मार्च के पास में हुए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम पे गुड्स अगर रिसीव हो गए, उनका इनवॉइस वगैरह नहीं आया, तो वो इंक्लूड होना रह जाता है,
तो क्योंकि 31 मार्च के पास के टाइम के में रिस्क ज्यादा होगा, तो इस टाइम पे आपको गुड रिसीवेबल नोट्स जो है वो इंस्पेक्ट करने चाहिए। सैम्पलिंग यहाँ कीजिए। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे? यस। ठीक है, इसीलिए समझना है ना, वापस से समझाता हूँ। 31 मार्च के पास क्या है कि गुड्स आ गए गोडाउन में, मान लीजिए इनवॉइस नहीं आया, तो अब ये रिस्क इस टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए 2-4 दिन बाद भी इनवॉइस आएगा तो इनका इंक्लूजन रह जाएगा, जबकि इसी साल की परचेज है ना? यस और नो? यस। तो इस वजह से ऐसे 31 मार्च मतलब ईयर एंड के पास के गुड रिसीवेबल नोट्स को आप सैंपल करो, वहां हो सकता है आपको गलती जल्दी पकड़ में आएगी। कंप्लीटनेस और कट ऑफ परचेजेस के हमको मिलेंगे एविडेंसेस। आ जाते हैं, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेबल बैलेंस एंड परफॉर्म अ ट्रेड पेबल सर्कुलाइजेशन। फिर जैसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल सर्कुलाइजेशन भेजते हैं, वैसे हम लोग ट्रेड पेबल सर्कुलाइजेशन भेजते हैं। इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वो ऊपर हो गया। समझ में आ गया भाई ट्रेड पेबल सर्कुलाइजेशन क्या है? जैसे ट्रेड रिसीवेबल यस सर। सर्कुलाइजेशन था, वैसे ट्रेड पेबल सर्कुलाइजेशन है। तो आप जैसे वो भेज सकते हैं, वैसे ही अपने क्रेडिटर्स के, क्लाइंट के क्रेडिटर्स को ही भेजा जा सकता है। अब डेब एक इन्होंने यहाँ पे जरूर एक अच्छी बात बताई है। इन्होंने बोला कि ये देखिए कि कोई ट्रेड पेबल का अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस है। वैसे क्या होना चाहिए भाई ट्रेड पेबल्स के अकाउंट का बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट होना चाहिए। सही है सिमरन, सही है वैदिक? Yes, sir. तो ट्रेड इसका डेबिट कैसे हो गया? कैसे हो गया इसका डेबिट? यही तो, यही तो, हमने उन्हें ज्यादा ओवर पे कर दिया या फिर ऐसा कुछ हुआ? हाँ यही तो सस्पिशियस वाली बात है। तो इन्होंने बोला कि अगर 50 आपके पास क्रेडिटर्स हैं, जिनमें से किसी 2-4 के भी अगर डेबिट बैलेंस है, तो इनको जरूर इंस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है आपने इनको पेमेंट एडवांस कर दिया हो, या आप इनसे परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलेगा कि देखो हाँ डेबिट बैलेंस है, बट हम इसको वी कैन नॉट कंसीडर इट एज करंट एसेट, क्योंकि ये हम लोगों का स्टैंडर्ड अलाउ नहीं कर रहा है, हम इसको करंट एसेट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने तो बुक्स में दिखा दिया इसको, अपने डेबिट बैलेंस से वो डिडक्ट करके। तो ये इंस्पेक्ट करने वाली चीज है, अगर आपका स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे बोलता है कि नहीं डेबिट बैलेंस है तो उसको करंट एसेट में कंसीडर कीजिए, तो वो आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि इसको रिक्लासिफाई करके करंट एसेट्स में दिखाइए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया। प्रायर ईयर पिछले साल की लिस्ट से इस साल की लिस्ट को कंपेयर कीजिए, देखिए कोई सिग्निफिकेंट ओमिशन है ना। इस साल हमने 50 लोगों को बेचा, पिछले साल भी बेचा था, तो उनमें से अगर कोई गायब ही हो गया है बिल्कुल ही, तो क्यों भाई ये गायब क्यों हो गया, क्या हुआ, क्या इसका पेमेंट पूरा कर दिया? तो इस तरीके के छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए हम लोगों को ना, ताकि अगर किसी तरह की कोई बड़ा मिस स्टेटमेंट है, तो वो या फ्रॉड कोई कंडक्ट किया गया, तो वो हमको पकड़ाई में आ जाए। इसलिए बोला है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस सर। ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड एंड कंपेयर टू प्रायर पेमेंट। ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड हम लोग निकालते हैं, आता है आप लोगों को निकालना? यस सर। हाँ, क्या होता है ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड? Payables divided by cost of sales into 365 days. हाँ वो तो है, इसका मतलब क्या है कि हम कितने डेज में हमारे पेबल्स का पेमेंट क्लियर कर देते हैं, है ना, कितने दिन में। तो इन्होंने बोला कि एक एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो, प्रायर ईयर का निकालो, पिछले साल का, फिर करंट ईयर जिसको आप ऑडिट कर रहे हो वो निकालो। फर्क देखो कितना है, यहाँ कर रहे थे सर 50 दिन में, यहाँ कर रहे हैं 45 दिन में। ठीक है, कोई फर्क आया होगा तभी इतना है। यहाँ कर रहे हैं 50 दिन में और यहाँ कर रहे हैं 90 दिन में। एनालिटिकल प्रोसीजर कह रहा है भैया मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, आ गया समझ में? इतना सही है बस, फर्दर हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ है ना? Yes. अक्यूरल्स पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अक्यूरल्स क्या होते Yes. हैं? जिन लोगों से पैसा ले लिया है, काम करके देना बाकी है। तो लिस्ट ऑफ अक्यूरल्स मांगेंगे क्लाइंट से, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे
सेम प्रोसीजर है जो मतलब ऊपर हमने ट्रेड पेबल्स के लिए परफॉर्म किया था, एक्यूरल्स में भी सेम ही प्रोसीजर परफॉर्म। कोई फर्क है क्या इसमें और उसमें? तो आपके लिए देखो, आपको पहले एक बार दिमाग में आया हो सर कितना डिफिकल्ट है, हाई है सबके अरे ऐसी बात नहीं है यार, बहुत सारी चीजों में सिमिलर प्रोसीजर्स ही परफॉर्म हम लोग किए, नाम ही तो चेंज हुए, है ना? Yes. है भाई सिमरन वैदिक, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ना ये चीज, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे तो लॉजिकली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा यार इसमें क्या है, ये तो हमने वहां भी किया था, यही चीज यहाँ भी करिए, तो अलग अलग क्या याद करना है उसको, थोड़ा सा लॉजिकली याद रखोगे तो रह जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये प्रोसीजर्स और ट्रेड पेबल्स में भी किया था। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई कुछ आप एक काम करो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या पेमेंट शेड्यूल्स हैं तो वो आप सैंपल कर लीजिए। ठीक है, रिकैलकुलेट अ सैंपल ऑफ एक्रूड कॉस्ट बाय रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हुए, पेमेंट शेड्यूल्स को देखते हुए हम लोगों को जो एक्रूड कॉस्ट है वो रिकैलकुलेट करनी चाहिए, इससे उसके वैल्यूएशन का हमको क्या मिलेगा सर, हमको एविडेंस मिल जाएगा। इनवॉइसेस जो हमको बाद में मिले हैं पोस्टियर एंड, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, अगर पैसा पहले लिया काम बाद में करोगे तो इनवॉइस भी बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, यस और नो? Yes. तो इसलिए Yes, sir. पोस्टियर साल खत्म होने के बाद, क्योंकि वो तो पहले भैया पैसा तो तुमने पहले ले लिया, काम तो अब कर रहे हो, तो इनवॉइस आ गया होगा अब तक, तो आज की डेट तक तो 31 मार्च की बात है, आज तो अप्रैल हो रहा है, मई हो रहा है, जून हो रहा है, ऑडिट चल रही है, अब आ गया होगा ना। तो पोस्ट ईयर एंड के इनवॉइसेस आप क्या कीजिए, इनको इंस्पेक्ट कीजिए, कंफर्म कीजिए एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, और देखिए कि एक्यूरल जो बनाया गया था वो रीजनेबल था या नहीं था। ठीक है, अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर, पिछले साल के एक्यूरल्स और इस साल के एक्यूरल्स निकाल करके उसका कंपैरिजन कीजिए, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन लिखता है तो मैनेजमेंट के पास जाइए, पूछिए, एक्सप्लेनेशन मांगे कि भैया ऐसा क्यों है। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये मेजर मेजर हो गया हम लोगों का। कल वाली क्लास में प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बता दो, समझ में आया जो पढ़ाया आज? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को सिमरन वैदिक या? No, sir. No, No sir. No. doubt. No, sir. चलो, इसको कल पढ़ के आना, है ना? कोई डाउट हो तो बताना। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Good night. बाय। Thank you, sir.